यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एवरी संडे मैं आप सभी के लिए 12 बजे से लेकर 2 बजे तक करंट अफेयर का सेशन लेकर आता हूं। इसका मुख्य उद्देश्य है वे सभी स्टूडेंट जो कि 2026 में अपना यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो सके, क्योंकि आप जानते हैं कि 2023 इवन 2022 के बाद से जो यूपीएससी का सेगमेंट है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है और करंट अफेयर से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, सीसेट तो टफ हुआ ही है, साथ में करंट अफेयर से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके नंबर्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। साथ में ओवरलैपिंग सेक्शन यानी कि एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी करंट का टॉपिक चर्चा में रहा है उस सब्जेक्ट को जीएस के साथ करंट से जोड़कर पूछा जाना भी आपने बहुत ही ज्यादा कॉमन फैक्टर के तौर पर देखा होगा। तो अक्सर स्टूडेंट ये बात नहीं समझ पाते हैं कि एक करंट अफेयर को किस प्रकार से कवर करना है, किस अप्रोच के साथ कवर करना है और उसमें कितनी ज्यादा डेप्थ आवश्यक है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि शायद इन सभी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है ये आपको इस सेशन के माध्यम से मिलेगा और मैं इस सेशन को इस हिसाब से कवर कराने का भी प्रयास करता हूं। मेरी बस आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली में मैं यहां पर जो करंट अफेयर कवर कराऊंगा उनके आप या तो नोट्स बना लें, नहीं तो ये जो पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड कराई जाएगी मेरे और साथ में संस्था का जो टेलीग्राम हैंडल है। इस पर संस्था का जो टेलीग्राम हैंडल है इसका नाम है, यानी कि संस्था मतलब कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं यह है चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सिविल विथ आकाश, और इसका टेलीग्राम हैंडल यदि आप देखें तो इसका नाम है सिविल विथ आकाश। यदि आप मेरे टेलीग्राम हैंडल की बात करेंगे तो मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। इन दोनों ही प्लेसेस पर आपको आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो ये जो पीडीएफ है ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लें, जो कि मैं जानता हूं आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप ध्यान से पढ़ लें और इसके नोट्स बना लें, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना है। और यदि मान लीजिए बिना लिखे ही या फिर बिना नोट्स बनाए ही आपको ये समझ में आता है तो ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बट प्रॉफिटेबल ये हो सकता है कि आप इन नोट्स को बनाएं और साथ में जहां पर आपने जैसे आरटीआई की यदि मैं बात करूं तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये आपके आर्टिकल नंबर 21 आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत आएगा। वहां पर जाकर आप इसकी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, ज्यादा डिटेल नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म में बस आप इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। दूसरी बात यह है कि एक्चुअली में जो इनका सिनेरियो है करंट अफेयर, आज की क्लास में मैं 3 से 4 करंट अफेयर आपको कवर कराऊंगा और जो सबसे पहला हर एक सेशन में यही हुआ, 8 सेशन अभी तक हुए हैं, 8 या 9 मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो 8 या 9 सेशन अभी तक हुए हैं और हर एक सेशन में मैंने ये ध्यान रखा है कि जो नंबर 1 करंट अफेयर मैं लेकर चल रहा हूं इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये स्वयं में बहुत ज्यादा वास्ट होगा। इसके बाद जो डायमेंशन ये थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा और लास्ट वाला बहुत ही कम डायमेंशन वाला करंट अफेयर होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला नंबर है, फिर जो इंपॉर्टेंस है ये कम होती जाएगी, यानी कि इसको 60 40 30 20 10 के रेशो में या फिर 70 30 20 10 के रेशो में आप डिवाइड कर सकते हैं। इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। क्लास का जो मोड है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, दैट इज वाई मैं कैमरे के साथ यदि आई कांटेक्ट नहीं कर पाता हूं इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मेरा जो ध्यान है, मेरा जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर नहीं है। मैं यहां पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके साथ आई कांटेक्ट बनाने का प्रयास करता हूं। इस कंडीशन में मेरा यह भी प्रयास रहता है कि मैं आपको भी उतना ही समझा पाऊं, यानी कि क्वालिटी से कोई सेक्रीफाइस हो नहीं रहा है, बस मैं कैमरे से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आई कांटेक्ट करना है। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है यह है आरटीआई को लेकर, और आरटीआई का मतलब क्या होता है तो बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। अब आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं और हम स्टार्ट कर सकते हैं और आप लोग जारी रख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो बेसिकली याद रखिएगा कि एक्चुअली में आपने पढ़ा हुआ है क्या, आपने पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कुल मिलाकर जो जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी वाला सेगमेंट है और इस पॉलिटी वाले सेगमेंट में यदि आप देखें तो मेन जो कोर पॉइंट आता है वो क्या है हमारा जीएस पेपर 2 में। यदि आप देखोगे तो कोर जो कंसंट्रेशन रहता है ये किस पर है, इंडियन पॉलिटी पर। आप लोग बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी पर।
और यदि इंडियन पॉलिटी में हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी पूरी पूरी खत्म हो जाती है भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आकर। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है ये हमको देता है विभिन्न प्रकार के जो राइट्स हैं, ये बात समझे। एक और मैंने आपको करंट अफेयर कराया था, डीपीडीपी कराया था, डीपीडीपी कराया था, एक ही व्यक्ति को याद है बस, बाकी कराया था, आए नहीं होंगे अपन, ठीक, आया नहीं थे, एडमिशन ही नहीं हुआ था, एडमिशन ही नहीं, आप मैम क्या है बताओ, हाँ क्या है उसमें, क्या है? सरकार ले सकती है जी, बट अगर वो जनहित में नहीं है तो उसका मतलब प्राइवेसी के अंदर। हाँ हाँ पता है ना, मतलब हाँ तो बोलना था ना, पूछ तो रहा था मैं। अच्छा अब याद, हाँ वो होता है, समझ तो आप गए हो, ठीक, हाँ, आगे का समझ गए ना, वेरी, क्या ऑनलाइन क्लास है ना, चलो आगे आओ। तो यहां पर याद रखिएगा कि बेसिकली पार्ट 3 हमको बताता है किसके बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, और टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल टाइप के, यानी कि हम बोलते ये हैं कि भाई 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं, बट बेसिकली यदि देखा जाए तो मल्टीपल टाइप के जो मौलिक अधिकार हैं ये हमको दिए गए हैं, बात समझे। इन्हीं में से अब ये लिखा नहीं है, ये बाद में आया, कब, 2005 में। और ये आरटीआई में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी 12 अक्टूबर, ये अक्टूबर का यानी करंट अफेयर है, 12 अक्टूबर 2025 को जो आरटीआई था यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 था, इसके 20 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। और दूसरी बात है कि ये जो आरटीआई है इसका थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, किससे, जो डीपीडीपी एक्ट है उससे, ठीक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी ये बताए जा रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही है और कार्यपालिका भी इस पर, यानी कि जो विधायिका है, संसद है, इस पर बहस चल रही है कि भाई दोनों में से ज्यादा पावरफुल क्या होगा। लास्ट में मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो अभी वर्तमान में हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई चूंकि इसके 20 वर्ष हुए हैं और 20 वर्ष कब हुए, 12 अक्टूबर 2025 को, दैट मींस कि 12 अक्टूबर 2005 को वो दिवस था जब इस आरटीआई एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि क्रियान्वित किया गया। क्यों किया गया, सबसे पहले इसके बारे में आप बातचीत कर लो। देखिएगा कि हमारे यहां कई प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है। अच्छा मैं डायरेक्ट पीपीटी निकाल के बोलना शुरू करूं क्या, चलेगा, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं डायरेक्ट पीपीटी निकालता हूं और मैं डायरेक्ट बोलना शुरू करता हूं। तो आप ये बात याद रखो कि हमारे यहां कई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। सुना है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के बारे में? जैसे अभी तो इनका नाम आप बहुत कम सुनते हैं, बट यदि आप पहले की बात करें तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के नाम बहुत ज्यादा सुने जाते थे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है कि ये गवर्नमेंट से किसी भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, यानी कि पैसा ले लेते हैं और फिर वो XYZ काम ये पूरा करके देते हैं। इसको आप ऐसा समझ लो कि यदि कहीं पर रेल की पटरी पिछनी है, ये कहीं पर कोई ब्रिज बनना है, रोड बनना है, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर इसका काम करते हैं। होता यह था कि भाई ये सभी चीजें बनाई जा रही हैं किसके पैसों से, हमारे, यानी कि हम जो पैसा दे रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स के पैसों से ये सब काम हो रहा है। सो सिंपल इज दैट, बच्चे की बात है, ये सबके समझ में आता है। कई बार आपने ये देखा है कि भाई रोड एक्सीडेंट हुए या फिर जो सड़क बनाई गई इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, और साथ में जो ब्रिज बनाए गए ये गिर गए, ये तमाम प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं ये आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और इन इंसिडेंट्स के कारण एक्चुअली होता क्या है, हमारी और गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है ये कम होती है। अब ट्रांसपेरेंसी कम होने पर यदि मान लीजिए कोई पर्सन उठकर, हमारे बीच से कोई पर्सन उठकर गवर्नमेंट से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता है, तो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी कम हो जाती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होने पर याद रखिएगा कि यहां से तानाशाहिता चालू होती है। यदि मान लीजिए आपको यह बात पता है कि आप क्लास में आओगे और आपसे क्लास में आकर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन करने का राइट यदि सर को नहीं है, नोट्स कंप्लीट है या नहीं है, डेटा याद हुआ है या नहीं हुआ है, आपका कोर्स कंप्लीट है या नहीं है, कल आओ ना आओ मैं नहीं पूछूंगा, ये तमाम प्रकार की चीजें, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप निरंकुश हो जाओगे कि भाई मेरे राइट है, मैं अपने राइट का यूज करूंगा। यदि मान लीजिए मैंने 5 दिन लगातार नहीं पूछा और छठे दिन मैंने आपसे पूछ लिया, तो छठे दिन आप मेरे को जवाब दे दोगे। क्यों कि सर 5 दिन से नहीं पूछा आपने, ठीक, आपने 1 दिन का पूछ लिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको छूट दे दी ना, सिंपल सी बात है, ठीक। यही होता है डेमोक्रेसी में, है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक्चुअली में जो जनता है, ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा बट ये बात सही है
कि जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं, पब्लिक को कुछ राइट दिए गए हैं ताकि ये गवर्नमेंट को कंट्रोल कर ले। गवर्नमेंट के पास राइट तो है ताकि ये पब्लिक को कंट्रोल करे, बट हमारे पास यानी कि पब्लिक के पास भी कुछ राइट है ताकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कंट्रोल कर पाए। व्हाई? क्योंकि एक्चुअली में हमने दिया है देश को चलाने के लिए पैसा, यानी कि हम देते हैं टैक्स, और उस टैक्स के अकॉर्डिंगली मैं टैक्स बस एक बात कर रहा हूं, एक छोटा सा हिस्सा है टैक्स, और भी कई चीजें होती हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, और भी कई बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें होती हैं, यानी कि हम ही इन्वेस्ट करते हैं और उसका प्रतिफल हमको मिलता है, अच्छी रोड है ना, अच्छा पर्यावरण, शुद्ध वायु, ये तमाम प्रकार की चीजों के थ्रू, ये जो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं इनके फॉर्म में। तो एक्चुअली में यदि आप देखोगे तो भाई हमारे खर्च से ही हमको सुविधाएं मिल रही हैं, और यदि हमको वो उचित सुविधाएं नहीं मिलती तो फिर हम सरकार से पूछते हैं, जैसे दिल्ली में भी पॉल्यूशन हुआ है, तो दिल्ली में पॉल्यूशन होने पर व्हाई कि आम लोग उठे, एनजीओ उठे, और ये तमाम प्रकार के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये उठे, और इन्होंने गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया कि सर आप शुद्ध पर्यावरण नहीं दे पा रहे हैं, आर्टिकल नंबर 21 का जो वायलेशन है ये हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा राइट है ना, ये राइट पहले नहीं था। ये राइट आया कहां से, तो मैं बता देता हूं कि ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कई बार करते ये है कि एक्चुअली में गवर्नमेंट से इन्होंने पैसा लिया कि भाई हमको बनाना है एक XYZ ब्रिज। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर यदि वो है तो वो तो अपना फायदा देखेगा ना, ठीक, कि मेरा फायदा कैसे हो रहा है। एक बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन अपना फायदा देखता है कि भाई यदि मान लीजिए मैंने कोई सामान लाया है और अपनी दुकान में रखा हुआ है उसको, तो मेरा फायदा किसमें है, मेरा प्रॉफिट किसमें है, जिसमें मेरा प्रॉफिट है मैं वो करूंगा। मेरा प्रॉफिट जहां पर कम हो रहा है मैं वो काम क्यों करूंगा, या फिर जहां पर कम प्रॉफिट है वो काम मैं लास्ट में करूंगा। तो एक्चुअली में ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, यदि आप पहले जाओगे 1990s के आसपास, जब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन और यानी कि कुल मिलाकर ये जो LPG है ये इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि भारत की जो इकोनॉमी है ये बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुई। तो इस समय की कंडीशन को जब आप देखते हैं तो यहां पर बहुत सारे जो मजदूर हैं इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, इनके साथ एक प्रकार से भेदभाव की कंडीशन होती थी, शोषण इनका होता था। कैसे होता था? तो एक्चुअली में हमारा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ये बात बोलते हैं कि राज्य को या फिर देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाना चाहिए। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्याणकारी राज्य? कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि जहां पर एक मजदूर वर्ग से लेकर यानी कि गरीब समुदाय से लेकर अमीर समुदाय तक के व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो, इक्वल राइट्स मिले, इक्वलिटी और इक्विटी मिले, ये होता है एक लोक कल्याणकारी राज्य। बट इट इज अ पार्ट ऑफ DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का। तो राज्य की जब जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से दिया जाएगा। 1990 की यदि आप बात करोगे तो देश को आजाद हुए लगभग हो चुके हैं 43-44 साल, और उस समय तक क्या जो गरीब तबका है जिसको हम मजदूर वर्ग बोल रहे हैं, इसको इसके अधिकार मिले थे? नहीं मिले थे। क्या सरकार से क्वेश्चन आंसरिंग करने का अधिकार था? यदि अधिकार होता तो आपने इमरजेंसी लगाया था और इमरजेंसी पर हम सरकार से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते थे। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उस समय बनाए गए थे वो थोड़े से एक्सप्लॉइट करने वाले थे, तो सभी नहीं थे, बट हां उनका एक स्वादानुसार इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। तो याद रखना कि 1990s में ऐसे तमाम प्रकार के केसेस सामने आए जिसमें यह पता लगा कि भाई हमारे यहां डेमोक्रेसी तो है, बट डेमोक्रेसी एक्चुअली में फुलफिल नहीं है, यानी कि डेमोक्रेसी इज अ सर्कल, ठीक है। और ये जो सर्कल है ये इनकंप्लीट है। सर्कल इनकंप्लीट क्यों है? क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है इसने दो चीजें हमको दी हैं। एक है फंडामेंटल राइट जो कि हम राज्य के अगेंस्ट में यूज करेंगे, और एक है DPSP जो कि राज्य का कर्तव्य है। बात समझे? यहां पर कहीं पर भी ये बात निकल के, यानी कि यहां पर हमको जो फंडामेंटल राइट मिले, अब इनके बारे में आपको पता है डिटेल में कि फंडामेंटल राइट और DPSP, ठीक है। मैं डायरेक्ट आता हूं कि हमको ये पता था ये जो फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार हमको मिले हैं इसमें हमें सभी प्रकार की स्वतंत्रता है, पर कहीं पर भी क्वेश्चनिंग करने की जो आजादी है ये नहीं है, यानी कि हम सरकार से क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये नहीं है आजादी। यानी कि कहीं देखा जाए तो सरकार ज्यादा पावरफुल है, तो भाई मेरा शोषण हो रहा है यदि, और आने वाले समय में यदि मेरा शोषण हो रहा है इसकी जानकारी मुझे पहले मिल जाए तो ठीक, या फिर यूं कहा जाए कि भाई मैंने कोई भी पिटीशन फाइल की या फिर मैंने कोई भी याचिका लगाई है कहां कोर्ट में, या फिर सरकार को मैं पैसा दे रहा हूं एवरी जो ईयर है टैक्स के फॉर्म में, या फिर मैंने कोई एग्जाम दिया है। एग्जाम इज अ सिंपल एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम को लेकर चलता हूं, ठीक है।
यूपीएससी कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी कंडक्ट बोल दो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बोलो बोलो, आंसर दो, कौन कराता है कंडक्ट? यूपीएससी के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, विधायिका, कार्यपालिका। ठीक है, तो एक्चुअली में ये आ रहे हैं और ये आईएएस आईपीएस को भर्ती कर रहे हैं। आपने पूजा खेड़कर का नाम सुना है? कौन है? हाँ, अरे अब बोलो ना, आईएएस आईपीएस क्या? आईएएस थी, आईएएस थी क्या आईपीएस थी? है ना। तो पूजा खेड़कर केस कैसे मालूम चला? पूजा खेड़कर केस में मालूम चला था इसी आरटीआई के फॉर्म में। वाई? क्योंकि याद रखो कि ना ऐसे कई केसेस आपने सुने होंगे, यूट्यूब में बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है कि अभी 2025 का रिजल्ट आया, बिहार का एक केस सुना होगा, नकली आईएएस। ठीक, नकली आईएएस या आईपीएस बनके विधायक से पैसे लेके ये भाग गए। ठीक है, तो आप इस बात को जरा समझो कि एक्चुअली में ये बस हमारे साथ थोड़ी है, तो गवर्नमेंट भी करती है ना। कहने का तात्पर्य ये कि आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपका मान लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हुआ, जो कि हो गई, मेंस एग्जाम क्लियर किया आपने, जो कि हो गई, इंटरव्यू में किसी कारणवश आप रह गए या फिर मान लो वो भी क्लियर हो गया, बट कुछ बच्चे होंगे ना जिनका मेंस नहीं क्वालिफाई हो पाया होगा। यदि मान लो इनके पास ये राइट ना हो और इनको ये भरोसा हो कि भाई मैंने जिस आंसर को यहां पर जैसी मैंने आंसर राइटिंग की थी उसमें मुझे नंबर मिलने ही थे, मैं मेंस क्वालिफाई करता ही, मेरे नंबर कैसे कटे ये मुझे जानना है। तो इसके लिए आप आरटीआई लगाते हो, फिर आपकी कॉपी ओपन होती है, फिर बेंच बैठती है और वो आपके सामने में आपकी कॉपी का जो एनालिसिस है ये करती है। यदि मान लो ये अधिकार ही आपके पास ना हो तो ये जो करप्शन रेशियो है ये नहीं बढ़ जाएगा क्या? क्योंकि जब गवर्नमेंट को ये पता है कि यार मैं कुछ भी काम करूं उसकी क्रॉस चेकिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं किसी को यूपीएससी में सिलेक्ट करूं, किसी को मैं फेल करूं, ठीक है, मैं करप्शन से बना दूं, पैसे लेकर बना दूं, कोई चेक नहीं कर सकता। यानी कि मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है, मेरी जो आंसरेबिलिटी है, मेरी जो जवाबदेहिता है, ये किसी के प्रति नहीं है। और जब मेरी जवाबदेहिता किसी के प्रति नहीं है तो फिर मैं क्यों माथा खपाऊं? ठीक, मैं क्यों डरूं किसी से? बात समझिए, यही होता था एक्चुअली में 1990 से लेकर यदि आप 1995 तक की बात करोगे कि भाई यही जो एक्सप्लॉइटेशन है ये मजदूरों के साथ होता था। ठीक है, और मजदूर या फिर मैं यूं कहूं कि वर्क फोर्स के साथ बहुत ज्यादा होता था। नया नया ये एलपीजी आया है, किसी को नहीं पता कि भाई ये होता क्या है, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट आता है, कैसे फंडिंग आती है, कैसे एक कंपनी स्टैब्लिश होती है, क्या होते हैं कंपनी रूल्स और किस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर है ये बूम करता है, किसी को पता था क्या? नहीं पता था। अब उस कंडीशन में यदि आप देखोगे तो जो भी कर्मचारी थे, बाहर से कंपनीज आई, ये बाहर से कंपनीज में पार्टनर्स थे कौन? इंडियंस। अब यहां पर जो मजदूर रखे गए या फिर जो श्रमिक वर्ग रखा गया, ठीक, उनको पर्याप्त वेजेस नहीं मिल रहे थे। अब पर्याप्त वेजेस नहीं मिल रहे तो ये कंपनी के मैनेजर से पूछते थे कि भाई साहब बताओ क्यों नहीं मिल रहा है? तो बोलते हैं कंपनी लॉस में, दिख रहा है कंपनी फायदे में, बोल रहे हैं लॉस में। ये जानकारी मांगते थे, बोलते हैं कि आप एम्प्लॉय हो और आप मैनेजर से या फिर आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बीओडी से आप जानकारी मांगोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उस समय जो मल्टीपल जितनी भी कंपनीज थी वो या तो गवर्नमेंट ओन कंपनीज थी, यानी कि उनको सरकारी या फिर अर्ध सरकारी वो कंपनीज थी। तो कहते थे आप हमसे जानकारी मांगोगे, वी आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आप हमसे इंफॉर्मेशन कैसे मांग सकते हो? तो उस समय मालूम चला कि भाई साहब इसी, ये तो आज की कंडीशन है 1995 के आसपास की, ये कंडीशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी ज्यादा ये क्रूशियल होती जाएगी। यानी कि कंडीशन समय के साथ सुधरती नहीं है, कंडीशन समय के साथ बिगड़ती है। यदि मान लीजिए कंडीशन सुधर रही है तो वो समय के साथ सुधरती जाएगी, कंडीशन बिगड़ रही है तो समय के साथ बिगड़ती जाएगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि समय रहते कंडीशन को सुधारो, क्योंकि कंडीशन को यदि आपने समय रहते सुधार लिया तो सुधारने पर वो सुधरती जाती है। इस बात को चला यदि आप लेकर चलोगे तो बस यहीं से शुरुआत होती है कि सर एक्चुअली में कंपनीज में, सरकारी संस्थाओं में क्या चल रहा है इसकी जानकारी कम से कम निम्न वर्ग को तो होनी चाहिए, एक आम नागरिक को तो ये जानकारी होनी चाहिए। और यदि आम नागरिक के पास ये जानकारी नहीं होगी तो उसका एक्सप्लॉइटेशन होना, उसका शोषण होना और साथ में उसके साथ मिसबिहेव होना, उसके अधिकारों से वंचित होना, ये तो एक कॉमन सिनेरियो हो जाएगा। दैट इज वाई फिर पिटीशन लगाई गई और पिटीशन लगाने के बाद बोला गया कि सर ये जो सरकारी दस्तावेज हैं, सरकारी रिकॉर्ड्स हैं और साथ में जो ऐसे क्वेश्चंस जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हैं और ऐसी फाइल्स,
ऐसे तमाम प्रकार के एग्जीक्यूशन, ऐसे तमाम प्रकार के क्रियाकलाप जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक, और जिनका निरीक्षण किया जाना, इनको क्रॉस चेक किया जाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ये इन सभी की जानकारी प्राप्त करना ये पब्लिक की ड्यूटी है, यानी कि ये पब्लिक का राइट है, ड्यूटी नहीं तो ये पब्लिक का राइट है, यानी कि ये होना चाहिए उसके पास। कहा ये कैसे मिलेगी, तो वहां से निकल के आया राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके पहले बहुत सारी बहस हुई थी कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि हम जो भी क्वेश्चन करें सरकार उसका जवाब देने के लिए बाध्य हो। यदि सरकार उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हो रही है, यहां पर लिखा हुआ है 12 अक्टूबर 2005 में ये पूरे भारत में लागू हुआ था, और इसीलिए 2025 में 12 अक्टूबर 2025 को इसके 25 वर्ष हुए हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि अक्टूबर 2025 का क्या है, करंट अफेयर का सेशन है। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा ये वो चीजें हैं जो कि इस अधिनियम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं, यानी कि कुल मिलाकर नागरिक कह सकते हैं कि भाई हमको ये जानकारी आपसे चाहिए है और सरकार इसको देने के लिए बाध्य है। और यदि जानकारी मांगी जाती है किसी भी नागरिक के द्वारा तो याद रखिएगा, जैसे आप किसी विषय के बारे में जानेंगे, किसी भी विषय, कुछ विषय ऐसे हैं जिनके बारे में नहीं मान सकते आप जानकारी, वो आगे मैं बता दूंगा। आप जाइए एक पिटीशन लगाइए, पिटीशन का जो शुल्क होगा ये अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए के आसपास होगा, ठीक है। साइबर कैफे वाला वो ज्यादा ले लेगा आपसे थोड़े से, ठीक है। तो आप मोबाइल में जाइए, आरटीआई फाइल करने के लिए वेबसाइट है वहां पर जाइए और आरटीआई फाइल कर लीजिए। यदि मान लो ये लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ी हुई है, यानी कि आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत यदि आती है, तो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आने वाली जो आरटीआई है इन पर 48R के अंदर जो जानकारी है ये मिलना जरूरी होता है। ना मिलने की कंडीशन में आप जा सकते हैं कहां पर, जो सीआईसी होता है और जो एसआईसी होता है, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यदि केंद्र से जुड़ी हुई जानकारी है और आपको नहीं मिली है, पहली बात केंद्र से जुड़ी हुई जानकारी है और आर्टिकल नंबर 21 से जुड़ी हुई जानकारी है, ठीक है, और नहीं दी जाती है 48R के अंतर्गत, तो आप जा सकते हो किसके पास, जो केंद्र सरकार का सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग है, आप उसके पास पिटीशन लगा सकते हो। यदि राज्य सरकार से जुड़ी हुई जानकारी है और आपको 48 राज्य सरकार से जुड़ी हुई जानकारी है और आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है और 48R के अंतर्गत आपको नहीं दी जाती है, तो आप जा सकते हो कहां पर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, यानी कि जो राज्य का सूचना आयोग है इसके पास जाकर आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, फिर ये एक्शन लेगा। बात समझे? तो फिर क्या बस ये जो संस्थाएं, आप समझना चालू करना कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है और जो राज्य सूचना आयोग है, क्या बस इसीलिए बना है कि यदि इनको इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हमारे पास आ जाओ? नहीं, एक्चुअली में आप जाते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर, आरटीआई फाइल करते हो, आरटीआई फाइल करने पर अब वो आरटीआई किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाओ, पूरा देखेगा कौन, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो देखेगा। और यदि स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट से यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने पर अब वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन देखेगा, यानी कि राज्य का जो सूचना आयोग है, यह आपको वो जानकारी देने के लिए बाध्य होगा। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझिए। अब इसी बात को आगे बढ़ाना है, होता क्या है। अच्छा, यदि मान लीजिए आर्टिकल नंबर 21 से नहीं जुड़ा है, तो आर्टिकल नंबर 21 से यदि नहीं जुड़ा है तो ऐसे तमाम प्रकार के मामलों में 30 दिवस की ये समय सीमा है और 30 दिवस के अंदर आपको ये जो सूचना है, जो भी जानकारी आपने मांगी है, वो देना अनिवार्य हो जाता है। अब बात समझना कि ये न्यूज क्या है, ठीक है। लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ी हुई कितने दिन में, 2 दिन में। 2 दिन मतलब कि कितने घंटे में, 48R। और यदि आर्टिकल नंबर 21 के अलावा कोई अदर जानकारी है तो कितने दिन में, 30 दिन में। 30 दिन का मतलब यानी कि यदि 30 दिन के भीतर, 30 दिन के बाद भी यदि आपको नहीं मिली है और 48 घंटे के बाद भी यदि आपको नहीं मिली है तो आप कहां चले जाओगे? यदि केंद्र से जुड़ी हुई जानकारी है तो सीआईसी, और यदि स्टेट से जुड़ी हुई जानकारी है तो एसआईसी। गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत की बात? फिर उस पर एक्शन लेगा कौन? सीआईसी और एसआईसी, और फिर ये जुर्माना आदेश जो भी करना है इसको वो करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब बात समझने की कोशिश करिएगा कि सर ये तो ठीक है, पर इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य वही था कि भाई पारदर्शिता लाना और सरकार को यह बताना कि सर आपकी अकाउंटेबिलिटी किसी ना किसी के प्रति है, आप किसी ना किसी के प्रति जिम्मेदार हैं। यानी कि आप ऐसा ना समझें कि यदि जो पब्लिक
है ये, यदि टैक्स दे रही है तो उस टैक्स का आप मिसयूज कर लेंगे। यदि मान लीजिए आपने बजट में, इवन बजट में कोई भी प्रावधान यदि आपने किया था, और बजट तो एक प्रकार से हमको भी मालूम चलता है ना कि सर हम एक काम करते हैं, चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे, और चंद्रयान 4 लॉन्च करने के लिए हमने ना इतना इतना बजट सैंक्शन किया। एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें ना यूपी का ये वीडियो है, मेरठ साइड का है, जिसमें एक केबल ब्रिज बनाने में जितना खर्च आया वो खर्च चंद्रयान 3 के खर्च से ज्यादा था। ठीक, 1 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज बनाने में जितना खर्च आया वो चंद्रयान 3 में लगे हुए खर्च से ज्यादा था। ठीक है, यानी कि हम जितने रुपयों में कि जितने खर्च में धरती से चंद्रमा पर पहुंच गए, उतने में हम मेरठ में 1 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज बना पाए। मेरठ है या फिर मथुरा है कोई, ठीक, यूपी का ये मामला है। आप बात समझ रहे हो किस लेवल का करप्शन है। ये मालूम कहां से चला हमको, ये मालूम चला आरटीआई के फॉर्म में, यानी कि ये जितने में चारा घोटाला देख लो, टूची घोटाला देख लो, ये कब मालूम चले हमको, ये आरटीआई की बात मालूम चले। नहीं तो आप जरा देखिएगा कि 1990 के पहले या फिर 2000 के पहले, 2005 के पहले की जो तमाम प्रकार की जो गवर्नमेंट थी, ये बहुत ज्यादा ईमानदार थी क्या यार? उनके समय ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ क्या? कोई ऐसा घोटाला बताओ मेरे को जो मैम इंदिरा गांधी के समय हुआ हो, कोई ऐसा घोटाला बताओ जो राजीव गांधी के समय हुआ हो। ठीक है, हुआ? हाँ, बोलो बोलो बोलो। सिंपल सी बात कि आरटीआई ही नहीं था। यानी कि यदि अंदर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है, ठीक है, लेजिस्लेचर में क्या हो रहा है, वो हमको जानकारी नहीं है। 2005 के बाद आया आरटीआई, और फिर देखो चारा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम प्रकार के घोटाले यहीं पर सामने आए। क्यों? क्योंकि आरटीआई आया, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि अब आप हमको इंफॉर्मेशन दो। तो एक्चुअली में बजट आया, बजट के आने पर आपने बताया कि भाई यहां पर इतना इतना पैसा लगना है, कहा ठीक है लगना है। 1 साल बाद हम जानकारी मांगेंगे, बताओ आपने बजट बोला था, कहां है वो पैसा, कहां लगा? ब्रिज बनाने बोला था, कहां है ब्रिज? हवा में है क्या? नहीं है, नहीं बना, मतलब कि पैसा कहां गया? फिर ब्रिज बना नहीं है, पैसा है नहीं, तो पैसा गया कहां? करप्शन हुआ ना। तो ये है जानकारी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, तो इससे क्या है? ट्रांसपेरेंसी का के बाद जवाब यही था, यानी कि सरकार ये बात जानती है कि कल को हमको ये जो पब्लिक है, जो आम नागरिक है, इनको जवाब देना पड़ सकता है। दैट इज वाई जो भ्रष्टाचार है इसको कम करने में भी इसको हेल्प मिलेगी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। साथ में याद रखिएगा कि इसके कारण नागरिकों को सशक्त बनाना ऐसा उद्देश्य है कि नागरिक जब अपने अधिकार जान पाएंगे तो उनको मालूम चलेगा कि भाई ये देश हमारा है और इस देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, और यदि सरकार ऐसा कोई काम करती है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसको डिस्क्लोज करें। बट ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब कोई कानून आता है तो उस कानून के लूप होल भी जो कानून से बचने वाले लोग हैं ये निकाल लेते हैं। सुनिए ये बात कि एक कानून बनता नहीं है, उससे निकलने के लिए 10 जो तरीके हैं ये खोज लिए जाते हैं। नायक मूवी का डायलॉग है, ठीक, सुना होगा। तो बेसिकली ये जो बात है ये सही है। तो फिर इसका मतलब ये है क्या कि भाई एक नागरिक का शोषण होता रहे? नहीं ना। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो आरटीआई है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। बट असल में ये आरटीआई कई ऐसे श्रेणी भी हैं जहां पर ये लागू नहीं होता, जैसे कि ऐसे मामले जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों। जस्ट फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं, जैसे आईबी होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, आपने सुना होगा रॉ के बारे में। ऐसी तमाम प्रकार की एजेंसी के बारे में आपने सुना होगा। इनको कहा जाता है इंटेलिजेंस एजेंसी। ये क्या काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, कौन इनके एम्प्लॉय हैं, ये बताने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो मूवीज वगैरह देखिए ना अक्षय कुमार की, क्या बेबी, ठीक, और एक और क्या कौन सी है, कई मूवी, हाँ, स्पेशल 26, ठीक है। तो ये मूवीज देखिए ना आपने, उसमें तो नकली रहते हैं ठीक है। तो ये जो मूवीज होती हैं बेसिकली, इस मूवीज में बताया जाता है ना कि भाई वो इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा है, बट उसकी जो जानकारी है ये इसके परिवार को भी नहीं है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आईबी के पास कोई चले जाए और बोले कि अपने एम्प्लॉय के बारे में जानकारी दो, आईबी मना कर सकती है, नहीं देना है हमको। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है। बात समझिए, कल को यदि कोई पूछ ले कि बताओ डीआरडीओ कौन सी मिसाइल बना रहा है, ठीक है, हमको जानना है, नहीं दे सकते हम। क्यों? क्योंकि ये भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है कि भाई डीआरडीओ कौन सी मिसाइल बना रहा है, ये आपको मालूम चल गया और आपने उत्सुकतावश लीक कर दिया, पाकिस्तान को मालूम चल जाएगा, पाकिस्तान वहीं पर अटैक करेगा जहां पर ये मिसाइल बन रही है। ठीक है, बात समझ रहे हो?
तो ये तमाम प्रकार के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले काम है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, इन पर हम किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मांग सकते। देखो यहां पर सबसे पहले आता है राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा। विदेश संबंध, विदेश संबंध का मतलब है कि हमको, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन है मैंने बताया था, इंडिया रशिया, इंडिया ताइवान, इन सभी के रिलेशन को मैंने कभी ना कभी डिस्कस किया होगा कि इंटरेस्ट पर डिपेंड होते हैं। तो बेसिकली ये जो कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट है, कोई भी एमओयू साइन यदि होते हैं, तो ये हमारे सामने कब सुनने के लिए आते हैं? या तो जब ये ऑन प्रोसेस होते हैं जब, ठीक, या फिर जब ये हो जाते हैं तब। सरकार ये बताती है क्या कि भाई एक प्लान कर रहे हैं हम यूके के साथ कोई समझौता करने का? नहीं बताते ना, ये जब हो जाता है जब बताते हैं, ठीक। और यदि ये बोला जाए कि भाई विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं बताओ, ये जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर, ये क्या कर रहे हैं, किस ट्रीटी पर क्या हुआ, बोलेंगे क्यों बताएं भाई, क्योंकि आपने बताया, बाजू वाले को मालूम चल गया, बाजू वाले देश को। तो हम जो कर रहे हैं, हमारा जो हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी है, ये बाजू वाले को नहीं बताना है ना, ठीक। ये तो नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हुआ, तो हम इसके बारे में भी जानकारी नहीं देंगे। इसको कहा जाता है फॉरेन रिलेशन, इसको कहा जाता है विदेश संबंध। दूसरी बात ये आती है कि भाई आप व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांग सकते। व्यक्तिगत जानकारी का मतलब आप ऐसे समझ लो कि भाई साहब नरेंद्र मोदी सर से उनकी जो बीए की डिग्री है ये मांगी गई थी, ये व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी गई थी। क्या मांगी गई थी? बीए की डिग्री उन्होंने फिर पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर, ये देखो मैं ग्रेजुएट हूं, उसको लेकर भी विवाद हुआ था, याद है विवाद? अच्छा छोटे हो गए ना आप लोग, नहीं पता। अच्छा आप कैसे छोटे हो गए? मैम है ना, बोला गया था नकली है, ये इस समुदाय की बात, ये छोटे थे। बंद होने के बाद, ठीक, ऑन कैमरा नहीं। चलो आगे आओ, चलिए देखिएगा क्या बता रहा था मैं। हाँ, तो नरेंद्र मोदी सर से उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री की जानकारी है ये मांगी गई थी। क्या रिंग सेरेमनी चल रही है क्या? तो है, अच्छा एसी बंद करना है? नहीं, मुझे लगा रिंग सेरेमनी हो रही है। ठीक है, ऐसे हाथ बढ़ा रही थी। आएगा, अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में। नहीं समझ जाओगे आप। चलो आगे आए, पक्का आप कंटिन्यू रखो मैम, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, बट आप कंटिन्यू रख सकते हैं। दाल पी के आएंगे कल की। चलो देखिएगा, तो कुल मिलाकर मैं बात ये कर रहा था, देखो यार हरकत उतनी करना कि मैं आपका नाम ऑन कैमरा ना लूं बस, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों, ठीक है, मैम और सर दोनों, ठीक। चलो हाँ, देखिएगा, तो एक्चुअली में व्यक्तिगत जानकारी का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत जानकारी मतलब कि आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। जैसे कि यदि मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, व्यक्तिगत जानकारी में मैं आवारा हूं, तो उससे क्या लेना देना है किसी को? बात समझ रहे हो? व्यक्तिगत रूप से मैं जो भी कर रहा हूं उससे क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है? क्या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना? तो एक बात नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यार, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस बात को आप जरा समझिएगा कि एक्चुअली में ये होती है व्यक्तिगत जानकारी। मैं आरटीआई की बात कर रहा हूं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी एजेंडा नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं, बस मैंने बोला, नाम नहीं लिया मैंने, ठीक है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये होती है व्यक्तिगत जानकारी कि भाई यदि मान लीजिए कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, ठीक है, ये अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी कर रहा है, हाँ पर्सनल लाइफ में जो कर रहा है उसका इफेक्ट नेशनल कंसर्न नहीं होना चाहिए, राष्ट्र हित के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत, और यदि मान लीजिए व्यक्तिगत जानकारी राष्ट्र हित में है
सार्वजनिक हित में है तो मैं जानकारी मांग सकता हूं। बात समझिए ना, व्यक्तिगत जानकारी यदि सार्वजनिक हित में है तो मैं जानकारी मांग सकता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल एक और, आपने वो ज्योति का नाम सुना है? ज्योति क्या नाम था जब वो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद एक ज्योति का यूट्यूब चैनल, क्या नाम था? ज्योति राणा या फिर कुछ ऐसा नाम था। हाँ, हरियाणा से थी, है ना। तो सुना है उसके बारे में? तो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी गई थी ना, ठीक, गवर्नमेंट ने मांगी थी, ठीक। ऐसी कई बार ये होता है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी साइड से कई वकील उठते हैं, कई लोग उठते हैं और ये पिटीशन लगाते हैं कि बताइए ये जानकारी, वो होती व्यक्तिगत है, पर देना बाध्यकारी होता है। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक हित में होती है। बात समझिए। तो अब यहीं से मैं एक छोटा सा क्लॉज जोड़ देता हूं रिवीजन के थ्रू में कि डीपीडीपी एक्ट जो है ना, डीपीडीपी एक्ट में यही कहा गया है। एक्चुअली में आरटीआई का जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 है, ये बात ये बोलता है कि भाई यदि सार्वजनिक हित में ये जानकारी है तो आपको देनी पड़ेगी, व्यक्तिगत जानकारी भी। डीपीडीपी एक्ट बोलता है कि कोई भी जानकारी जो कि पर्सनल हो वो हम नहीं देंगे, ये राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आएगा। डीपीडीपी एक्ट में ये नहीं, बस इसको मैं यहीं पर खत्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि डीपीडीपी एक्ट फिर दूसरा डायमेंशन हो जाएगा, मेरे को राइट टू इंफॉर्मेशन डिटेल में समझाना है। तो डीपीडीपी एक्ट ये बोलता है कि यदि मान लीजिए कोई भी जानकारी पर्सनल है, वो किसी भी कंडीशन में नहीं दी जाएगी, वो राइट टू प्राइवेसी के तहत सिक्योर रखी जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? और इसमें क्या बोला है कि सार्वजनिक हित में यदि दी जाएगी तो, सार्वजनिक हित में हो तो दी जा सकती है। हो गया विवाद, और यह विवाद अभी वर्तमान में चल रहा है। और डीपीडीपी एक्ट को लेकर यह कहा जा रहा है कि सर कौन सी जानकारी पर्सनल होगी, ये भी तो बताओ, कौन सी जानकारी पर्सनल होगी। पता चला किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, किसी ने पूछा कि सर आरटीआई एक्ट क्या होता है, या फिर किसी ने मेरे से पूछ लिया कि सर आपने कितने बार अटेम्प्ट दिया है, मैं बोलूं ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक। किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि सर ये बैग आपका है, तो मैं बोलूं ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अरे बताओ ना बैग आपका है कि नहीं आपका, ये नहीं बताना है कि अटेम्प्ट कितने दिए, तो इट्स योर ओन चॉइस, बट ये बैग आपका है कि नहीं है बताओ, नहीं तो मैं फेंकूं बाहर, ठीक। बात समझ रहे हो ना? तो ये तो बताना पड़ेगा ना। तो ऐसे कई चीजें होती हैं कि एक्चुअली में देश हित में जब आप देखोगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन सी जानकारी आपकी पर्सनल है और कौन सी आपकी ओपन है, ठीक है, यानी कि सोशल है। तो आप ये तो क्लियर करो। कल को यदि हमने सरकार से जानकारी मांगी और गवर्नमेंट ये बोल दे कि इट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैं नहीं दे सकता, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन दो। जैसे यहां पर जो सिक्योरिटी की डेफिनेशन है वो है, जैसे यहां पर विदेश संबंध की डेफिनेशन है वो है, ये जैसे यहां पर व्यक्तिगत जानकारी के लिए हमने बोला था कि भाई कौन सी जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम नहीं दे पाएंगे, तो वो जो एक व्यक्तिगत रूप से मांगी जाएगी। सार्वजनिक रूप से आप मांग रहे हो तो वो हम दे देंगे, ठीक। साथ में व्यापार से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं वहां पर हम इस पर आरटीआई नहीं लगा सकते, और यदि आरटीआई लगाते हैं तो सरकार ये जानकारी देने से मना भी कर सकती है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आई, ठीक। यहां पर जो व्यक्तिगत मामला है बस उसमें पब्लिक इंटरेस्ट आता है, बाकी किसी में पब्लिक इंटरेस्ट नहीं आता। बात समझिए ना। एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूं मैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक। आपने वो रुस्तम मूवी देखी है अक्षय कुमार की? देखिए क्या होता है उसमें, ठीक। क्या होता है, वो केस लड़ने के लिए जाता है, अपनी एक साइड खड़ी रहती है कौन, हाँ, जिसकी उन्होंने हत्या की होती है, जिनका उनकी वाइफ के साथ अफेयर होता है, वो उसकी बहन खड़ी होती है और यहां से ये अपना केस लड़ रहे होते हैं। ये शायद विंग कमांडर होते हैं उसमें, ठीक। हाँ क्या हुआ, हाँ पायलट होते हैं, तो ये अपना केस स्वयं लड़ रहे होते हैं, ठीक। देखिए किस किसने देखी है एक बात बताओ, रुस्तम मूवी, उसको मैं डिफाइन करता हूं, देखिए, वेरी गुड। तो रुस्तम मूवी जाना आज आप देखना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत यानी कॉम्प्लिकेटेड मूवी, और आपको यानी देखने में इंटरेस्ट आएगा उसको, ठीक है, कि केस कैसा चल रहा है। कल संडे देख लेना आराम से। जब आप उसमें देखोगे तो जो अक्षय कुमार है, जो कि शायद विंग कमांडर होते हैं, मेरे को क्लियर नहीं पता, पायलट होते हैं, हम पायलट लेकर चलते हैं, ये एयरफोर्स में ये पायलट होते हैं, व्हाइट कलर की ड्रेस ये पहनते हैं, ये घर आते हैं, केसेस होता है, ये एक जन की हत्या कर देते हैं। एयरफोर्स के जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ ही आता है और बोलते हैं कि भाई हम इन पर मार्शल लॉ के तहत, यानी कि जो सेना कोर्ट होता है, सैनिक कोर्ट, वहां पर हम केस चलाएंगे सैनिक न्यायालय में, आप इनको हमें दे दीजिए, ये कोर्ट में जाकर बोलते हैं। अक्षय कुमार से चॉइस पूछते हैं जज साहब कि आप बताइए आप यहां पर अपना केस लड़ना चाहते हैं या फिर आप सैन्य न्यायालय जाना चाहते हैं। तो अक्षय कुमार बोलते हैं मैं सैन्य न्यायालय नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर केस लड़ूंगा। फिर उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली यहां पर केस चलता है, ठीक है। ये बॉम्बे का मामला है और रियल मामला है, ये रियल कहानी।
अब बॉम्बे के मामले के तहत, यानी कि ये बॉम्बे में केस चल रहा है, तो एक पक्ष है कौन? स्वयं अक्षय कुमार। दूसरा पक्ष है कौन? दूसरा पक्ष है वो पीड़िता जिसके भाई का मर्डर किया है अक्षय कुमार ने, ठीक है। तीसरा पक्ष है कौन? जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, यानी कि पुलिस, सीबीआई वगैरह, ये ठीक है, ये सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। यहां पर अक्षय कुमार कोर्ट के समक्ष ये बात रखते हैं कि भाई असल में जो पूरी पूरी कहानी थी ये नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई थी। और नेशनल इंटरेस्ट से कैसे? तो जब ये एयरफोर्स है ना, नहीं एयरफोर्स नहीं थी यार, वो थी नेवी थी वो, सॉरी, है ना, ये जो नेवी थी, नेवी एक जहाज खरीद रही थी लंदन से, ठीक है, इंग्लैंड से। और ये जो जहाज ले रही थी एक्चुअली में वो जंग लगा हुआ था, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बट इसमें करप्शन हो रहा था और डील कराने वाला वो व्यक्ति था जिसको मैंने मारा है, ठीक है। मैंने इसको ओपन करने का प्रयास भी किया, बट नेशनल इंटरेस्ट और साथ में सिक्योरिटी कंसर्न देकर मेरा मुंह बंद कर दिया गया। पैसे खिलाने का प्रयास किया गया पर मैंने नहीं किया। ये क्या था? चाहता तो वो इसको ओपन नहीं कर सकता था क्या? भाई ये एक्चुअली में नेवी का ऑफिसर है, पायलट मैंने गलत बोल दिया, ये नेवी का ऑफिसर है। नेवी का ऑफिसर होकर क्या ये इतना छोटा सा एक्शन नहीं ले सकता था कि बोल दे कोर्ट में चले जाए? नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि ये अंदर इंटरनल इशू है, ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। यदि मान लो ये इस इशू को लेकर चले भी जाए, बोल भी दे, ओपन भी कर देता, तो उस कंडीशन में क्या होता? दुश्मन देश को ये मालूम चल जाता कि हाँ ऐसी कोई प्लानिंग ये कर रहे हैं, और ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं मतलब कि दुश्मन देश इसके लिए अलर्ट हो जाता। बात समझिए, ये है उस मूवी का सार। उसको फिर अलग मोड़ दे दिया, यानी कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं। कई लोग उसको देखेंगे कि वाइफ का बदला लिया, कई लोग ये बोलेंगे कि लव स्टोरी है, कई लोग ये देखेंगे कि भाई उससे जो जानकारी मिल रही तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली उसको देखा। तो ये नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला, बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पर यानी कि हर मूवी को शाहरुख खान की नजरों से देखने की अपेक्षा एल जयशंकर की नजरों से देखा करो। बात समझ में आई? तो यहां पर आप आइएगा कि अब ये चर्चा में क्यों है, यानी कि 2019 में इसमें एक टर्निंग पॉइंट आपको देखने के लिए मिला था। और टर्निंग पॉइंट क्या था कि बेसिकली ये जो आरटीआई है, ये आरटीआई में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबरांस होते हैं, जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, तो इसमें एक होते हैं कौन? कमिश्नर, यानी कि एक होते हैं आयुक्त। और इन आयुक्त का एक निश्चित वेतन होता है, एक निश्चित कार्यकाल होता है, ये सब कुछ होता है। 2019 से पहले होता था एक निश्चित वेतन, एक निश्चित कार्यकाल, सब कुछ यहां पर था, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर ये पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करता था कि भाई साहब क्यों होता था ये? ताकि राइट टू इंफॉर्मेशन के जो आला अधिकारी हैं वो किसी के लिए बाध्यकारी ना हो, उन पर किसी की चले ना। यदि मान लो वो बाध्यकारी हो जाएंगे तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज अच्छे से हो रहा है? बात समझ रहे हो? और इसीलिए इनको स्वतंत्र रखा गया था। 2019 में हुआ ये कि ये जो सीआईसी था और साथ में जो एसआईसी था, ये इसके अधिकारी जितने भी थे आला अधिकारी, उनका वेतन, कार्यकाल और सेवा शर्तें एक्चुअली में कहा गया कि ये तय करेगी कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि इसके अंतर्गत इसको ला दिया गया। अब अंतर्गत आ गई तो क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई साहब वेतन वही तय कर रहे हैं, ठीक है, जो टेन्योर है वही तय कर रहे हैं, सेवा शर्तें वही तय कर रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या ये स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि आपने मेरे बिहाफ में डिसीजन दिया तो ठीक, नहीं दिया तो जो मेरे बिहाफ में डिसीजन देगा मैं उसको लेकर आ जाऊंगा, बैठा दूंगा आपकी कुर्सी पर। तो क्या ये कंट्रोलिंग नहीं बढ़ गई? क्या ये तानाशाही नहीं हो गई? और इसको लेकर इसकी आलोचनाएं होने लगी। और फिर कहा गया कि सर अब ये डीपीडीपी अधिनियम और आरटीआई के बारे में मैंने बता दिया कि एक्चुअली में क्या क्या चुनौतियां थी। कि जो आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) थी, 8(1) सब क्लॉज जे था, इसमें संशोधन किया गया था, डीपीडीपी एक्ट आया और इन दोनों में असंतुलन की जो भावना है ये उत्पन्न हुई थी। एक बार इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। मुंडी हिलाओ, डाउनलोड बिल्कुल मत करना, ठीक है। मुंडी सब हिलाते हैं, डाउनलोड कोई नहीं करता। कितने लोगों ने डाउनलोड किया अभी तक पीडीएफ? बताओ, बोलो बोलो। आपने तो की होगी। आपके लिए मैं ताली बजाऊंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद। करंट अफेयर का सेशन आप ही लोगों के कारण लगाया। मैं तो पढ़ता हूं फ्राइडे नाइट 2 बजे तक, फिर मैं पढ़ाता हूं। आप लोग कितना पढ़ रहे हो? एक व्यक्ति के अलावा, इनके अलावा। चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना, पूछ लूंगा क्वेश्चन, ठीक है।
बोलो। ऑनलाइन डांटना अच्छा नहीं है, मेरे को ध्यान दिला देना कि ये ऑनलाइन क्लास है, मैं बार बार बहक जाता हूं नहीं तो, ठीक है। आ गया ना। तो कुल मिलाकर एक तो ये प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। पहली क्या प्रॉब्लम हुई? पहली प्रॉब्लम ये हुई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कंट्रोलिंग बढ़ाना चाह रही है, इसको लेकर प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि जो डीपीडीपी एक्ट था इसको लेकर प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम जो समय सीमा है, समय सीमा में क्या कहा गया है कि भाई 30 दिन के अंदर जानकारी लेना कंपलसरी है। यदि आर्टिकल नंबर 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ी हुई, यानी कि क्या होता है ये आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? हाँ, प्राण व दया की स्वतंत्रता, ठीक है, पक्का। तो वेरी गुड, ठीक है, सही बोला है आपने। तो यहां पर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से यदि जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है, तो 48 घंटे। मैं आपको बताऊं कि दिया कभी नहीं जाता है, यानी कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो 48 घंटे के अंदर आपको मिल जाए। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कि 30 दिवस के अंदर आपको मिल जाए। रेयर केसेस में कोई जानकारी आपको दी जाती है, पर यदि आपने कोई गंभीर क्वेश्चन कर लिया ये तो इसमें लग जाते हैं महीनों से ज्यादा, ठीक, और फिर वो जानकारी आपके पास आती है। इसका मेन कारण या तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई जैसे कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के पास कितने सारे मामले लंबित हैं, और लंबित क्यों है? क्योंकि उतने जज नहीं है जितने मामले हैं, उतने वकील नहीं है जितने मामले हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर याद रखना कि आरटीआई के साथ भी यही है कि एक्चुअली में यदि आप देखोगे तो जो सीआईसी है, जो एसआईसी है, इनके पास इनके जो पद हैं, यानी कि यहां पर जो कर्मचारी होते हैं, ये पद बहुत ज्यादा खाली हैं। इसका करंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हरियाणा में पहले जितनी वैकेंसीज आती थी अब उतनी नहीं आती हैं, ठीक। महसूस किया होगा जो थोड़ा वैकेंसी पर ध्यान देते थे पहले भी, या फिर जिनके घर से कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा, उन्होंने ये बात कभी ना कभी सुनी होगी कि वैकेंसीज धीरे धीरे कम हो रही हैं। यूपीएससी में जो वैकेंसीज हैं ये धीरे धीरे कम हो रही हैं, ठीक है। यदि आप देखोगे तो आपके अपने राज्य में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज हैं ये कम हो रही हैं। जस्ट अ सेकेंड यार, है ना, एक सेकेंड। क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था? हाँ, तो ये जो वैकेंसीज हैं आप देखोगे धीरे धीरे कम हो रही हैं। बस इसी का एक छोटा सा एग्जांपल आप आरटीआई में ले लो कि आरटीआई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जानकारी रखी हुई और आपको निकाल के दे दें, कोई तो निकालता होगा ये जानकारी। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये जो पद है ये रिक्त है, पहली बात। इसके कारण है कि काम करने वाले लोगों की संख्या ही कम है। अब संख्या कम है तो इस कंडीशन में होता यह है कि भाई मामले आए, पिटिशंस आई, पर पिटिशंस का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया उतने अच्छे से। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि काम करने वाले लोग ही नहीं हैं, ठीक। इसके कारण जानकारी में देरी हुई और साथ में जो हम थे हमारे लिए खतरा बढ़ा, और इसके कारण जो भ्रष्टाचार है, यानी कि जो इसकी विशेषताएं थी वही फुलफिल नहीं हो पाई। पारदर्शिता नहीं आ पाई, जवाबदेहिता नहीं आ पाई, भ्रष्टाचार कम होना था तो भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ गया, ठीक है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की यदि हम बात करें तो क्या जिस समय मालूम चला उसी समय हुआ था? नहीं, उसके पहले हुआ था ना,
जानकारी देने में डिले हुआ था। ये आज की समस्या नहीं, ये पहले की समस्या है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि हर बार गवर्नमेंट को दोष देना ये भी अच्छा नहीं होगा। आप ऐसा भी समझ लो कि कई बार ना फ्री के आरटीआई लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि पैसे तो कम ही लगना है। तो एक काम करो, आरटीआई लगा दो। तो जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट दे देती है और बोलती है मैं काम तो कर रही हूं। ठीक है, तो एक्चुअली में होना ये चाहिए कि भाई आरटीआई का जो एक्चुअली में कोड है उसका यूज करना चाहिए कि भाई जानकारी मांगो तो उपयुक्त जानकारी आप मांगो और उपयुक्त जानकारी आपको मिलेगी भी, और सरकार इसको देने के लिए बाध्य भी होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो अब यहां पर आइएगा कि बीते हुए 20 वर्ष में कितने आवेदन आए हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि 60 मिलियन से ज्यादा, 60 मिलियन मतलब कि 6 करोड़ से ज्यादा आवेदन यहां पर आए हैं बीते हुए 20 वर्षों में। यहां पर 28 राज्य आयोग है, यानी कि SIC है, और इसमें से यदि आप देखोगे तो हर साल लगभग हर साल आएगी आरटीआई आवेदन की औसत संख्या है। इसको एक बार क्रॉस चेक करना होगा। हाँ ठीक, वार्षिक लेवल पर 3.5 मिलियन के आसपास, ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था, 3.5 मिलियन के आसपास जो आवेदन है ये दायर किए जाते हैं। ये वो डेटा है जो कि 2006 से, क्यों? क्योंकि 2005 में आया, 2006 से हमने डेटा लिया, 2006, 14, 2006, 10, 14, 18, 22 और 24 का ये डेटा है। इसको एक बार आप देख लेना, यानी कि दिन ब दिन ये जो आरटीआई है ये बढ़ते जा रहा है। अच्छा, ये अच्छा है कि बुरा है? ये जो डेटा है ये जो बढ़ रहा है ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है या बुरा है बताओ ना? अच्छा क्या नहीं है? अच्छा तो है। ये अच्छा क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि जो है ना, जो हाँ जागरूकता, यानी कि हम जागरूक हो रहे हैं ना, जागरूक हो रहे हैं जब तो हम जानकारी मांग रहे हैं। जागरूक नहीं थे तो जो करना है करो, तो वहां पर भ्रष्टाचार भी ज्यादा होगा, यहां पर भ्रष्टाचार कम होगा। ठीक, 2006 की अपेक्षा अभी का देख लो आप। ठीक है, तो अभी की कंडीशन में भ्रष्टाचार करना थोड़ा सा टफ है कुल मिलाकर। कि यदि आप 2006 में जाते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर बोलते कि यार मेरे को ना एक सर्टिफिकेट बनवाना है, ऐसा ऐसा, आप फेक सर्टिफिकेट बना दो, उस समय बनवाना आसान था, आज बनवाना टफ है। क्यों? सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक, तो ट्रांसपेरेंसी अब ज्यादा है ना, उस समय तो थी नहीं ट्रांसपेरेंसी। बात समझ रहे हो आप? तो यहां पर याद रखिएगा कि ये डेटा, बढ़ता हुआ जो डेटा है ये अच्छा होता है। आरटीआई जितना ज्यादा होगा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, गवर्नमेंट की जवाबदेहिता उतनी ज्यादा होगी, और हमारा गवर्नमेंट पर जो कंट्रोल है ये उतना ही ज्यादा होगा। तो याद रखना कि सबसे पहले स्वीडन ने इसको लागू किया था 1766 में, हम 2005 में लागू करने के बाद वर्तमान में लड़ रहे हैं। स्वीडन ने 1766 में, यूएसए आजाद नहीं हुआ। ठीक है, कब आजाद हुआ यूएसए? 1776 में। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 86 में। इसने कब लागू किया सूचना का अधिकार? 66 में। ठीक है, सोच लो कहां पर है। इसीलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड ये ऊपर आते हैं, टॉप पर रहते हैं। ये बात समझे? 1966 में इसको संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था, 2000 में इसको यूके ने अपनाया था, 2005 में ये भारत में आया था, और जो सबसे लेटेस्ट है ये है 2023 का। ये इसको यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन ने अपनाया था। बात समझे ना? तो इसको याद रखिए, यानी कि अभी यदि देखा जाए तो इसका ज्यादा मजबूत है कि यूरोपियन यूनियन का, बट ऑब्वियस सी बात है कि इनका ज्यादा मजबूत है, क्योंकि यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन था नहीं, पर उससे जुड़े हुए अगर कानून जरूर थे। ट्रांसपेरेंसी यहां पर ज्यादा थी। गेट माय पॉइंट? चलिए आगे आइए। तो यहां पर अब आप याद रखना कि यहां पर मानवीय कहानियां, ठीक है, ये इसको एक बार आप देख लेना। 20 वर्ष के लिए सशक्त बनाने पर अब क्या करना चाहिए? जो कमी है उन्हीं को दूर करना है। तो इसी का उल्टा कर दो कि भाई सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से हमको कदम उठाने चाहिए। तो रिक्तियों को भरना चाहिए, लंबित अपीलों को कम करना चाहिए। वही रिपीट हो गया, उल्टा हो गया, बस सिंपल। ठीक है, तो कभी यानी आंसर राइटिंग करना उतना ज्यादा टफ नहीं होता कि भाई पहले आप लिखोगे समस्या क्या क्या है, फिर आप क्या करोगे, उपाय क्या क्या है। तो समस्याओं का ही तो उपाय लिखना है ना, तो समस्याओं का उपाय देख लो अब क्या हो सकता है, बस उतना ही करना होता है। उपाय में कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं होती, जो समस्या है उसी का उपाय करो। बात समझिए? तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको कहां से मिल जाएगी मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, कौन सा? ट्रांसजेंडर नीति। अब मेरे को कोई बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेंडर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेंडर? हाँ,
अरे बोलो ना, एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी? हाँ हाँ हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेंडर? सुनना कि 3 कैटेगरी है। एक है ट्रांसमैन, एक होता है ट्रांस वुमेन, और एक होता है ट्रांसजेंडर, जिसको कहा जाता है नॉन बाइनरी। बात समझी? ठीक। अब नॉन बाइनरी, इन तीनों को बेसिकली कहा जाता है ट्रांसजेंडर। ठीक, इन तीनों को कहा जाता है ट्रांसजेंडर। ठीक है। बात समझना कि यदि मान लीजिए जन्म के समय कोई भी व्यक्ति ये फीमेल जेंडर में पैदा हुआ था, बट उसकी जो हरकतें हैं ये मेल जैसी, ये तो इसको कहा जाता है ट्रांसमैन। ठीक, देखा होगा कई बार कि फीमेल पैदा हुआ है, बट जो हरकतें हैं, ठीक, जो नेचर है ये मेल जैसा है, तो इसको कहा जाता है ट्रांसमैन। यदि जब इसका जन्म हुआ था तो पैदा क्या हुआ है? मेल जेंडर, बट उसके जो शानो शौकत हैं ये कैसे हैं? फीमेल के जैसे, तो उसको कहा जाता है ट्रांस वुमेन। ठीक है। ये आजकल एक ट्रेंड चल गया है, क्योंकि ना ये ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन को कुछ स्पेशल राइट्स आजकल देने की बात चल गई है। दैट इज वाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सभी चलाते होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि कई लोग चेंज भी हो रहे हैं इसमें। ठीक है। ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, नॉन बाइनरी, इसमें चेंज हो रहे हैं। ये नॉन बाइनरी में तो नहीं हो सकते, बट ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन में ये चेंज हो रहे हैं। ये ट्रेंड एक्चुअली सही है या गलत है, उस पर ये बेस्ड है। बात समझिए। और यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को इसमें चेंज होना है, तो क्या उसके लिए किसी से परमिशन की आवश्यकता होगी? देखा होगा कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल है जो कि बोलते हैं पहले मैं महिला हुआ करती थी, अब मैं पुरुष हूं, मैं पहले पुरुष हुआ करता था, अब मैं महिला हूं। ठीक, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये उनका पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस, ये वो कर सकते हैं। बट इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, ठीक, ये बात सही भी है या नहीं सही है, क्यों चल रही है मैं आगे बताऊंगा। तो यहां पर याद रखना कि एक होता है ट्रांसमैन जो कि जन्म के समय फीमेल हो, बट उसकी आइडेंटिटी मेल जैसी हो, तो इसको कहा जाता है ट्रांसमैन। ट्रांस वुमेन का मतलब होता है कि जन्म के समय ये मेल हो, बट उसकी जो आइडेंटिटी है ये कैसी हो? फीमेल के जैसी, तो इसको कहा जाता है ट्रांस वुमेन। एक और होता है जिसको नाम दिया जाता है नॉन बाइनरी। नॉन बाइनरी का मतलब है कि डिफाइन नहीं कर पाता कि भाई ये पुरुष की श्रेणी में आता है या फिर ये महिला की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है नॉन बाइनरी। इज दैट क्लियर? नॉन बाइनरी यानी कि ये पुरुष के जैसे भी देख सकते हैं, ये महिला के जैसे भी देख सकते हैं। पुरुष के जैसे देखते हुए इनकी कुछ शारीरिक संरचना हो सकता है कि महिला के जैसी हो, महिला के जैसे देखते हुए हो सकता है कि इनकी कुछ शारीरिक संरचना पुरुष के जैसी हो। क्लियर है? तो ये होते हैं नॉन बाइनरी, यानी कि डिफाइन नहीं हो पाता है इनमें। तो ये 3 कैटेगरीज बेसिकली होती हैं। ठीक है, इसकी जो एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है ये लिखी हुई है। कई बार इन्हीं को थर्ड जेंडर भी कहा जाता है, और थर्ड जेंडर को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान भी है। अब बेसिकली थोड़ा सा ना हम इसको एक प्रकार से किस हिसाब से लेकर चलें, मानवता के बेसिस पर, ह्यूमैनिटी के बेसिस पर, इस हिसाब से लेते हुए चले। आपने ना रियल लाइफ में ये फील किया हुआ, रियल लाइफ में। ठीक है, रियल लाइफ में आप ये फील करते हैं, जैसे आप सभी घर दूर दूर है, आप जाते हैं तो बाय रोड ही जाते हैं ज्यादातर, और बाय रोड जब आप जाते हैं तो टोल पर अक्सर ये जो थर्ड जेंडर है ये आपको मिलते ही होंगे। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि किसी का ऐसा बिहेव नहीं होगा, बट मैंने ये बिहेवियर देखा है जो कि गलत है, कि भाई यदि थर्ड जेंडर को आपने टच कर लिया तो अपने आप को कहा जाता है कि कई लोग समझते हैं कि ये अशुद्ध हो गए यार हम। ठीक है, ये फीलिंग है, ठीक है, ये थॉट्स होते हैं कि यार टच ना करें। यदि वो उनको पैसे देते हैं तो ऐसे दिया जाता है। ठीक है, कई बार इनके सामने आने पर मुंह ढक लिया जाता है। ठीक है, चश्मा लगा लिया जाता है, इनसे दूर से यानी कि अनटचेबिलिटी इनसे अपनाई जाती है। आप जरा समझिए कि भाई हां, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो चेंज हुए हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, बट जो पैदा ही ऐसा हुआ है, आप जरा बताइए कि क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके साथ हमें मानवतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए? यानी कि एक प्रकार से जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, ठीक है, जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, और जैसे हम हैं वैसे ही वो है। भाई जब वो मानव है तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि यदि उसमें उसकी गलती तो है नहीं ना कि वो पर्सन ऐसा पैदा हुआ है या फिर उसका बिहेवियर ऐसा है। इसके लिए तो ये तो नेचर है ना, नेचर के साथ अब क्या कर सकते हो, उसकी चलती तो क्यों ये चूज करता या करती, सिंपल सी बात है। तो क्यों हम उनके साथ अनटचेबिलिटी अपनाएं, क्यों उनके लिए हम ऐसे थॉट्स मन में रखें जो कि एक्चुअली में है ही नहीं।
बोलते हैं कि इनके साथ बातचीत करना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ऐसा वैसा। अरे तो बातचीत मत करिए, कम से कम मानवता वाला व्यवहार तो करिए, ठीक है। इसको एक तो हमने ये सिनेरियो समझ लिया। दूसरा सिनेरियो जरा महसूस करिएगा कि जब अपन अंदर आते हैं तो एक गार्ड बैठा रहता है, ठीक। आप सोचो कि ह्यूमन माइंड कितना ज्यादा यानी क्रूरता से भरा हुआ है और साथ में कितना ज्यादा ये दुष्ट है और कितने बेवकूफी से ये भरा हुआ है। ये तो हो गया चलो थर्ड जेंडर, ठीक है, इसके लिए कानून लाया जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो ठीक। एक और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं सिंपल सा, कि जब आप लोग अंदर आते होंगे तो एक गार्ड आपको मिलता होगा, ठीक है। गार्ड, वो गार्ड है, वो काम कर रहा है, ठीक है, वो उसकी ड्यूटी है ना, उसकी ड्यूटी के आधार पर उसको जज कैसे किया जा सकता है। मुझसे यह बात बोली गई है कि आप उससे बात क्यों करते हो, तो भाई आप जरा बताइए, वो ह्यूमन नहीं है क्या? वो यदि मान लीजिए आपने उसको 5 मिनट टाइम दिया है, तो क्या आप का कुछ लग गया? क्या आपकी इमेज डाउन हो गई? हाँ, इमेज डाउन हो जाती है मेरी जब मैं बात करता हूं उनसे। मैंने कई लोगों को उनके साथ ऐसा बिहेव करते देखा है जो कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि यदि आप उनकी उम्र देखेंगे तो उनकी उम्र हमारे पिताजी के बराबर है। और याद रखिएगा कि अर्थ गोल है, पृथ्वी गोल है, जैसा करते हो वैसा लौट कर जरूर आता है। यदि मान लो आप वो डेली, यानी कि इस बिल्डिंग में सबसे अच्छे से वो मेरे से बात करते हैं, बंदा सबसे अच्छे से वो मेरे से बात करते हैं। मैंने उनके साथ ऐसा बिहेव तक देखा है कि यदि उन्होंने गाड़ी लगाने से मना कर दिया हो तो उनका काम है कि आपको कहां गाड़ी लगाना है कहां नहीं लगाना है, तो तू तड़ाक तक उनको करते हुए देखा है। और आपने भी देखा होगा कभी ना कभी उनके ऊपर किसी ना किसी ने चिल्लाया होगा, ठीक है। और उनको हाथ जोड़ते हुए भी देखा है कि अरे भाई साहब मत लगाओ यहां पर। आप सोचो कितना, यानी कि ये यदि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यदि आप इतने डाउन टू अर्थ नहीं हो पा रहे हैं तो क्या ये गलत बात नहीं है ना? और यदि मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपके पास धन संपत्ति है, आपके पास संस्कार है और आपके पास सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी सब कुछ है, आप बुरा भला समझते हैं, पर बावजूद उसके आप ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो किस बात का भाई पैसा, किस बात की अमीरी, किस बात का यानी आपका समझदारी, किस बात का आपका नॉलेज और किस बात की आपकी डिग्रियां? बात समझ रहे हैं? ठीक। तो याद रखिएगा कि एक्चुअली में वो भी एक पर्सन है, जो ट्रांसजेंडर की हम बात कर रहे हैं वो भी एक पर्सन है। इवन एक गरीब का बच्चा भी गरीब है, सॉरी, एक गरीब का बच्चा भी बच्चा है और एक अमीर का बच्चा भी बच्चा है। यदि आप इक्वालिटी देखते हैं तो आप दोनों को समान स्नेह करें जब आप मानव हैं, अदरवाइज आप मानव नहीं है, ठीक है। यानी कि आप इतने डेवलप हुए ही नहीं हैं कि अभी भी आप उस मानसिकता में जी रहे हैं कि भाई जिसका रंग थोड़ा सा फेयर है वो अच्छा है, जिसकी बॉडी ऑडी है वो थोड़ा सा यानी ये अच्छा माना जाएगा, और जो थोड़ा सा वीक है और साथ में यदि मान लीजिए उसका कलर थोड़ा सा डल है तो ये बुरा माना जाएगा। आज भी इसी के आधार पर जज किया जाता है, ठीक है। रैंडम जाना और उनके कभी हाथ देखना, ठीक है, जाना बात करना और बात करने में नोटिस करना उनके हाथ देखना, ठीक है। हाथ देखने पर दया आ जाएगी आपको उनको देखने पर, ठीक है। मेरे को तो कई बार आपने बात करते हुए देखा हुआ, खैर, पर हाथ देखना कभी उनके, वो जो पर्सन है ना, उनके हाथ देखना, आपको दया आ जाएगी उनके हाथ देखने पर। बावजूद उसके उनके कपड़े देख लेना, उनको खाना खाते हुए देख लेना, आपको दया आ जाएगी, ठीक है। और यदि आप उनसे बस इतना पूछ लेंगे ना कि भाई खाना खाया, ठीक है, चलोगे खाना खाने? मैं कई बार यहां पर सामने खाना खाता हूं, ठीक है, ये जो लगता है ना यहां पर मैं खाना खाता हूं कई बार, तो मैं बस उनसे इतना पूछ लेता हूं कि चलोगे खाना खाने? वो भाव बेहोर हो जाए, वो खुश हो जाए, उनका दिल बन जाता है उतने में। यदि मान लो डेली कोई ना कोई आकर 10-15 लोग आकर उनसे ये पूछ ले कि खाना खाया, खाना खाने चलोगे, उनका दिन नहीं बन जाएगा। उनकी 2 बार यदि दिन में लड़ाई भी होगी वो भूल जाएंगे कि 15 लोग मेरे से खाना खाने का पूछते हैं, ठीक है। वो बंदा पैसे नहीं मांग सकता, क्यों? वो जानते हैं कि अरे क्यों मांगे हम, ठीक है, वो पैसे मांगेंगे नहीं। ज्यादा हाँ, कई बार वो बहुत ज्यादा बात कर लेते हैं, ठीक। कई बार मेरे को लगता है मेरे से 10 मिनट से ज्यादा कोई बात कर लेता है तो मेरे को ऐसे नॉर्मल, ठीक, पढ़ाई की बात कर लो, काम की बात कर लो, तो कई बार वो ज्यादा बात कर लेते हैं। तो भाई आप इस बात को समझो और उसके हिसाब से कम जाते हुए आप कुछ नहीं कर रहे, डिसरिस्पेक्ट मत करो, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि ये समाज में कई लोगों के साथ है। इसको हम ट्रांसजेंडर के सैरियों में समझ रहे हैं कि यदि आप ट्रांसजेंडर की बात करोगे तो हमारे समाज में ऐसी कई कुरीतियां हैं जिसके तहत ये जो ट्रांसजेंडर है या फिर यूं कहा जाए कि जो थर्ड जेंडर है, इनको थोड़ा दूषित नजरों, गंदी नजरों से देखा जाता है, क्योंकि समाज में इनका जो परिभाषा है यही गलत बताई गई है। ठीक है, यही गलत बताई गई है कि भाई ये एक्चुअली में टच करने अनटचेबल होते हैं, ठीक है, इनसे दूर रहना चाहिए, ये तमाम प्रकार की चीजें। अब ये केस कहां शुरू हुआ? एक्चुअली में ना एक प्रकार से उत्तर प्रदेश का ये केस है 2022 का, और गुजरात में 2023 का ये केस है। यहां पर हुआ ये कि स्कूल में जो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी या फिर ये जो ट्रांसमैन वुमेन कम्युनिटी थी, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इनके साथ एक प्रकार से हरासमेंट हुआ था। जेंडर आइडेंटिटी को लेकर इनके साथ उत्पीड़न का केस आया था, बॉडी शेमिंग इनके ऊपर की गई थी। सेम है जो केस है ये आपको राजस्थान में भी, सॉरी गुजरात में भी देखने के लिए मिला था 2023 में। हुआ ये कि इन दोनों ही स्कूलों से इनको हटा दिया गया कि भाई आप जॉब छोड़ दीजिए, आप हमारे स्कूल में रहने के लायक नहीं है। इनको रिजाइन कर दिया गया, यानी कि फोर्सफुली रेजिग्नेशन इनसे ले लिया गया। अब जब ये हुआ तो ये पूरा मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गया क्या? सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया कि भाई साहब ये मेरा क्या था, ये मेरा प्रोफेशन था। अब मैंने बताया था एक होती है पर्सनल लाइफ, एक होती है प्रोफेशनल लाइफ। यदि प्रोफेशनल लाइफ में मेरा जो परफॉर्मेंस है ये अच्छा है, तो पर्सनल लाइफ का इंपैक्ट इस पर क्या आ रहा है? ठीक, पर्सनल लाइफ मेरी ठीक है, मैं 8-9 घंटे यदि आपके साथ हूं, प्रोफेशनल हूं, तो 8-9 घंटे में क्या कर रहा हूं आप वो देखिए, उसका इंपैक्ट मेरी प्रोफेशनल लाइफ पर आ रहा है। ये क्या बात है? तो मैं पर्सनल में जैसा भी हूं, मैं प्रोफेशनल में तो अच्छा हूं, आपने मेरी पर्सनल लाइफ को देखकर उसका इंपैक्ट प्रोफेशनल लाइफ पर डाला और मुझसे जो जबरन इस्तीफा है इसकी आपने मांग की। तो ये लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो कहते हैं कि भाई साहब जैसे एक नॉर्मल पर्सन को ये राइट है, तो क्या एक ट्रांसजेंडर को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सब कुछ आ जाता है उसमें, ठीक है, ट्रांस वुमेन, ट्रांसमैन, और साथ में जो नॉन बाइनरी की हमने बात की गई है, यानी कि जिसको डिफाइन नहीं किया गया, ये भी इसमें आ जाते हैं। क्या उनके अपने कोई राइट नहीं है? ये वाली बात उठती है। कहा कि नहीं, राइट तो होने चाहिए। और फिर यहां से ये जो केस है ये लैंडमार्क केस बनना चालू होता है। ठीक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है, टिप्पणी देता है कि नहीं, एक्चुअली में जिस प्रकार से एक नॉर्मल ह्यूमन को, एक नॉर्मल पर्सन को राइट टू वर्क है, वो अपने अकॉर्डिंगली वर्क चूज कर सकता है और वहां पर काम कर सकता है यदि वो कैपेबल है तो इसी प्रकार से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी ये राइट है। इसमें आपके पर्सनल और प्रोफेशनल राइट जो है ये एक दूसरे को मात नहीं दे सकते हैं। बात समझे? तो यहां पर याद रखना कि यहां पर जो बातें मेनली की गई थी कि सर ये जो भेदभाव हो रहा है इसको खत्म किया जाना चाहिए। साथ में एक प्रकार से भेदभाव होता है और भेदभाव के प्रति जो निष्क्रियता हम अपनाते हैं, निष्क्रियता का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, आप जानते हैं कि ये गलत है, बट बावजूद उसके अपनी आंखें मूंद कर आगे हम निकल जाते हैं, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है निष्क्रियता, कि हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बात समझे? ये भी गलत है। और साथ में इसके लिए कोई कानून है नहीं, तो सबसे पहले तो कानून लाया जाना चाहिए, ठीक है। और 2019 में एक कानून लाया जाता है। अब कानून था और 2022-23 में घटना हो गई। बात समझे? कानून था 2019 में लाया गया और 2022-23 में घटना हो गई। तो फिर इस कानून के तहत इन दोनों ही स्कूलों पर लगाई जाती है पेनल्टी। अब ये पेनल्टी कहां गई? यानी कि याद रखना कि एक तो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, साथ में राज्य सरकार इसमें जो इन्वॉल्व थी, और साथ में जो संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व थी, तो इन सभी को मिलाकर पेनल्टी लगाई जाती है। जैसे सबसे पहले तो यदि स्कूल की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश और गुजरात का ये मामला है 2022-23 का, तो यूपी और गुजरात दोनों को 50-50 हजार रुपए की पेनल्टी, साथ में एक केंद्रीय जो संस्था है वो, और एक राज्य, यानी कि केंद्र ने इसका शोषण किया। क्यों? क्योंकि केंद्र ने राज्यों को कंट्रोल नहीं किया, तो केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी 50,000 की शायद पेनल्टी लगाई गई थी, और राज्य सरकार के माध्यम से भी इस पर पेनल्टी लगाई गई थी। यानी कि ये भी देंगे और राज्य सरकार भी देगी। बात समझे? बात समझ गए? तो ये पेनल्टी लगाई गई थी इसी कानून के तहत। अब बात समझना कि एक्चुअली में अभी क्या केस चल रहा है। तो 2014 में एक लैंडमार्क केस आया था, शायद आपने नाम सुना होगा, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुना है?
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, क्या है ये? ट्रांसजेंडर को मान्यता मिली। हाँ, कौन सा आर्टिकल? 15 हाँ 15 सब क्लॉज 3 के तहत, तो उसमें ट्रांसजेंडर को हमने मान्यता दी थी। तो ये जो नारसा 2014 में हुआ था ये, तो ये जो नारसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, इसमें हमने कुछ फंडामेंटल राइट को यहां पर ध्यान में रखा था। ट्रांसजेंडर को मान्यता मिली थी 800 की, पर आर्टिकल नंबर 14 को भी ध्यान में रखा था, आर्टिकल नंबर 15 को भी, आर्टिकल नंबर 19 को भी, और आर्टिकल नंबर 20। अब समझिएगा कि किससे कनेक्टेड है पूरा केस। तो इन 4 आर्टिकल से जुड़ा हुआ ये मामला था, और इसमें हमने इनके व्यक्तिगत अधिकार और एज वेल एज इनके जो इक्वल राइट्स थे, इनको हमने ध्यान में रखा था। इसमें हमने चेंज किया। अब यहां पर याद रखिएगा कि बेसिकली जो ट्रांसजेंडर थे, इसके द्वारा हमने इनको सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास थी, इसके तहत हमने आरक्षण भी दिया था। और इसीलिए यदि आपने सुना हो तो इसके बाद से, नालसा केस के बाद से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसजेंडर की वैकेंसीज आने लगी थी। ठीक, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें गवर्नमेंट जॉब में जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको आरक्षण दिया जाने लगा था, और इसकी बात कही जाने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसजेंडर है, इनकी पार्टनरशिप, इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनका जो प्रतिनिधित्व है, ये एक्चुअली में समाज में बढ़ाना। और क्यों बढ़ाना भाई, ये भी जान लो कि क्यों इतना ट्रांसजेंडर को हम दे रहे हैं। इतना ही ट्रांसजेंडर की उतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, यदि वर्ल्ड वाइड या फिर नेशन वाइड यदि हम देखें तो उतनी ज्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं, फिर हम क्यों इन पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मान लेते हैं कि 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या, 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, ठीक है, कर रहे हैं ना अपना काम, करने दो, क्यों उनके पीछे पड़े हो। ठीक है भाई, एक्चुअली में इसलिए क्योंकि हमारे साथ फंडामेंटल राइट के साथ साथ हमारे डीपीएसपी भी जुड़े हुए हैं ना। और डीपीएसपी में क्या कहा गया है? डीपीएसपी में कहा गया है कि भाई हम राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। यानी कि सरकार अपनी नीतियों, क्या हो गया ऊपर, अच्छा हाँ ऊपर से आ रहा था, ऐसे आते हुए दिमाग में चला गया। अब समझिए मैं आपको क्यों करता हूं। आगे आओ। तो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये बनाए ही क्यों गए, ये राइट दिए हुई, और इतनी बहस चल ही क्यों रही है। तो फंडामेंटल राइट के साथ हमारे पास डीपीएसपी भी तो है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी तो है। और यदि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो यहां पर साफ साफ बताया गया है कि राज्य अपनी नीति का निर्माण इस प्रकार करेगा कि वो राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बना पाए। और लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोक कल्याणकारी राज्य? वेलफेयर स्टेट। क्या मतलब वेलफेयर स्टेट का मतलब कि जहां पर सभी के अधिकार ध्यान में रखे जाएं, जहां पर सभी के राइट्स, जहां पर सभी का हित ध्यान में रखा जाए। लोक हित तो ध्यान में रखा ही जाए, साथ में सभी का हित भी ध्यान में रखा जाए। बात समझिए, तो यह होता है लोक कल्याणकारी राज्य। तो इस लोक कल्याणकारी राज्य में सभी लोग आते हैं ना, सामाजिक समावेश, सब आता है इसमें। तो उसमें ट्रांसजेंडर भी आते हैं, और ट्रांसजेंडर आते हैं तो भाई ये जितनी भी चीजें हैं ठीक, वो होनी चाहिए जो कि नहीं हुई हैं। ठीक है, जैसे कि एक जो कल्याण बोर्ड है, वेलफेयर बोर्ड है ना, ये गठित होना चाहिए जो कि इनसे संबंधित मामलों को सुनता है।
ठीक, इनसे संबंधित मामलों को सुनेगा। इसका गठन होना चाहिए था जब नालसा केस हो गया था, जब, क्योंकि नालसा केस में तो बोला गया था कि इनके हितों को ध्यान में रखते हुए एक बोर्ड का भी गठन हो, अभी तक क्यों नहीं हुआ। साथ में जितनी भी कंप्लेंट्स आती है उनके लिए, जैसे हर एक डिपार्टमेंट का एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि शिकायतों को सुलझाने का काम करता है, तो इनका कोई ऐसा कंप्लेंट मैकेनिज्म क्यों नहीं है, शिकायत बोर्ड क्यों नहीं है, शिकायत निवारण तंत्र क्यों नहीं है, ये अभी तक नहीं बना है। यानी कि नॉर्मल पर्सन जहां पर शिकायतें करता है, जिस प्रकार से नॉर्मल पर्सन की शिकायतें सुनी जाती हैं उसी प्रकार से इनकी भी सुनी जाती हैं, बल्कि इनके साथ तो ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है ना। ठीक है, यदि आपने थोड़े बहुत भी इनके एक्सप्लॉइटेशन के बारे में सुना हो, इसको यानी ऑन कैमरा बयान नहीं किया जा सकता। यदि ये सेशन रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता तो मैं इसको ऑन कैमरा ओपन माइक बोलता, यदि रिकॉर्डेड क्लास होती हमारे एप्लीकेशन की, बट ये यूट्यूब पर जाएगी तो मैं इसको ओपनली नहीं बता सकता। नहीं तो इनके साथ क्या क्या एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये जानकर यानी कि एक प्रकार से शॉक्ड हो जाएंगे आप कि भाई किस किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता है। जब ऐसा कोई है, फिर ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन या फिर कोई भी नॉन बाइनरी किस्म का कोई भी व्यक्ति यदि आता है या फिर चर्चा में आता है, तो उसके जो एजुकेशनल राइट्स हैं इन पर भी इफेक्ट आता है। तो इसके कारण वो शिक्षित नहीं हो पाता, और शिक्षित नहीं हो पाता तो वो जितने अच्छे से समाज में अपना पार्टनर, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है ये बता सकता था, वो नहीं बता पाता। तो आगे चलकर इनके राइट और ज्यादा वायलेट होते हैं, बात समझे। और किसी प्रकार से ना ही एग्जीक्यूशन में इनका योगदान, किसी प्रकार से ना ही लेजिस्लेशन में इनका योगदान, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जब इनका योगदान ही नहीं है तो ये कैसे भरोसा करेंगे। जैसे रियलिटी में कहीं ना कहीं चाचा, मामा, भतीजा, बांजावाद तो चल ही जाता है, इनका क्या है। ठीक, इनको कैसे भरोसा हुआ कि भाई न्यायपालिका हमारे पक्ष में फैसला सुना रही है। जब भरोसा हुआ ना, जब इन्हीं में से कोई व्यक्ति उठे, इनका केस लड़े या फिर फैसला सुनाए कि भाई ये ट्रांसजेंडर का केस है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ये जज है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ये वकील है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की ये पूरा पूरा डिपार्टमेंट है, तो हमारे हितों को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक, ये भावना आएगी ना मन में, तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि हम बोल रहे हैं कि समाज को एक कल्याणकारी राज्य हम बना सकते हैं, और समाज को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। अब इसके लिए जब गठित नहीं किया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई आप एक प्रकार से जो नेशनल इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है ये तैयार करो, और इसके तहत एक समिति का आप गठन करो, और ये जो समिति होगी ये 6 सदस्यीय समिति होगी, बात समझे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक कौन होगा, चेयरमैन। और ये चेयरमैन कौन होगा, तो बेसिकली अभी जो इसकी चेयरमैन है ये है आशा मेनन। क्या नाम है इनका, आशा मेनन। ये एक्स क्या है, जस्टिस, नहीं हाँ एक्स जस्टिस है। ठीक है, भूतपूर्व, अभूतपूर्व, भूतपूर्व ठीक, तो भूतपूर्व न्यायाधीश है आशा मेनन, इनको याद रखिएगा। और इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक मेंबर ट्रांसजेंडर राइट एक्सपर्ट होता है। कुल मिलाकर अभी कितने मेंबर हैं, तो अभी 3 मेंबर इसमें शायद होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 3। और इसमें कुछ पदेय सदस्य होते हैं, यानी कि जांच के लिए बस बुलाए जाते हैं, यदि किसी मामले में जांच की आवश्यकता है तो ये बुलाए जाएंगे, बाकी फिर ये रवाना कर दिए जाएंगे कि भाई इट्स ओके। कार्य क्या होते हैं ये यहां पर लिखे हुए हैं कि भाई कार्य क्या है, कमियों की पहचान करना, नीति विकास करना, दिशा निर्धारण करना, यानी कि भाई क्या क्या हो रहा है और इसको कैसे ठीक किया जाए, और इसके लिए क्या क्या विशेष कानून होने चाहिए। सो सिंपल इज दैट, ज्यादा टफ ये है नहीं। ठीक है, बाकी बस यही है सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश है, जैसे हर एक सेक्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर होता है, वो सब वेलफेयर बोर्ड होता है, और साथ में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होना चाहिए, जो कंप्लेन ऑफिसर है ये होना चाहिए, तमाम प्रकार की चीजें। हाँ, एक और बात, यदि मान लो इसके लिए जो भी नियम बनाए गए हैं उसकी समय सीमा रखी गई थी कि आप इनको 3 महीने के अंदर लागू करें। ठीक है, हाँ 3 महीने के अंदर कैसे, कि यदि आपने कोई समिति बनाई, कोई कानून आया, क्योंकि एक तो सेंटर स्पेसिफिक होगा, एक राज्य स्पेसिफिक होगा, तो सेंटर स्पेसिफिक यदि है तो वो भी 3 महीने के अंदर लागू हो जिस डेट से कानून आएंगे। राज्य स्पेसिफिक है तो जरूरी नहीं है ना कि सभी राज्यों में एक साथ कानून आए। ठीक है, तो जब से राज्य कानून बना लेगा, जब भी राज्य कानून बना लेगा तो उसके 3 महीने के भीतर ये लागू कर देने चाहिए। अब इस कानून के तहत जो भी सुनवाई होगी, याद रखना कि उसमें फिर सजा का प्रावधान कि भाई यदि मैंने किसी का एक्सप्लॉइटेशन किया है और वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आता है, मैंने उसके राइट्स का जो वायलेशन है ये किया है, तो मुझे सजा भी हो सकती है, मुझे जुर्माना भी हो सकता है।
ये डिसाइड करेगा कौन? ये समिति जो गठन किए हमने समिति का, वो सब ये डिसाइड करेगी। बात समझे? तो ये एक मामला चर्चा में है, यानी कि अभी एक है आरटीआई और एक आता है क्या, ये ट्रांसजेंडर से जुड़ा हुआ मामला। इसकी जो साइकिल है आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि 2014 में नालसा केस आया, 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट आया था जिसमें क्या किया गया था लिखा हुआ है। 2022-23 में एक केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, यूपी और गुजरात का ये मामला था। फिर बाद में यहां पर क्या लगाया गया था, जुर्माना। और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आप एक समिति बनाएं, राज्य को यदि कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित करना है तो इसके लिए एक बोर्ड होना चाहिए जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो हित है इनको भी देख सके। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको आप याद रखना, ठीक है। तो अभी हम 2 ही करंट अफेयर रहने देते हैं, बाकी इसके आगे हम बाद में कर लेंगे, ठीक। बाद में इसलिए कर लेंगे बिकॉज ऑफ कितनी लैंग्वेज? हाँ, जाइया से गुजरात में रहा हूं मैं, ठीक। चलो खैर आगे आते हैं। ये वाला सेशन यहीं पर एंड होता है। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हैं और अपना रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको चाणक्य आईएएस एकेडमी के किसी भी बैच से ज्वाइन होना है तो आप कॉल कर सकते हैं दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर, दैट इज 82641 99959। यहां पर हमारी काउंसलिंग टीम आपको गाइड कर देगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।